थैंक यू पूर्वा, थैंक यू सर। ये बहुत ही अच्छा सेशन थे, दोनों सेशन बहुत अच्छे थे। और अभी हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आए, उससे पहले मैं डॉक्टर शीला राय मैडम से रिक्वेस्ट करती हूँ, उनका एक सवाल है तो वो एक बार अपना सवाल रख दें, उसके बाद मैं और अगले जो क्वेश्चंस है वो मैं और लेती हूँ आगे। मैम आपका माइक ऑन। मैम ऐड हो अपने। हेलो मैम। हाँ हाँ ठीक ठीक। मैम के माइक के साथ टेक्निकल इशू है, तो मैं एक सवाल रख रही हूँ यहाँ पर कि जम्मू कश्मीर के विषय में सर, अनूप सर, मैं आपसे एक सवाल है। जम्मू कश्मीर के विषय में अगर हम देखें तो हमारा मिडिल ईस्ट के साथ जो रिलेशन है, या फिर हम लोग अगर इसको इंडो इजराइल रिलेशंस या इंडो पैलेस्टाइन रिलेशंस की तरफ अगर देखना चाहें, तो हम इस एरिया के बारे में अभी कंटेम्पररी हमारे जो इशू चल रहा है उसके बारे में हम इस भूमिका को कहाँ देखते हैं? माने आपका प्रश्न ये है कि कश्मीर को मिडिल ईस्ट कैसे कश्मीर को देखता है? जी जी, यही है ना कि पश्चिम एशिया का दृष्टि कश्मीर के प्रति क्या है। तो सबसे पहले पश्चिम एशिया की कोई एक दृष्टि नहीं है। पश्चिम एशिया यूनिपोलर रीजन नहीं है, पश्चिम एशिया मल्टीपोलर रीजन है। मल्टीपोलर रीजन में, जैसी मैं पहले चर्चा कर रहा था, उस मल्टीपोलर रीजन में पहला एक्सिस है, पहली धुरी ईरान की है। उस ईरान के साथ हिजबुल्लाह का संबंध है, हमास का संबंध है, उसके साथ जो है यमन के हुतियों का संबंध है, उसके साथ सीरिया का संबंध है। ये एक ध्रुव है। पहले हम ध्रुव को समझ लें पश्चिम एशिया के। प्रीति जी, फिर मैं आपके प्रश्न पर आऊंगा, क्योंकि बिना ध्रुवों को समझे हम पश्चिम एशिया और कश्मीर के संबंध को नहीं समझ सकते। तो पहला ध्रुव ईरान की धुरी है, शिया पर्सपेक्टिव है, इस्लाम के बारे में जान है। एंड सेकंड पर्सपेक्टिव इन वेस्ट एशिया और सेकंड एक्सिस इन पोल इन वेस्ट एशिया इज सऊदी अरबिया, दैट इज सुन्नी वहाबी, और सऊदी अरबिया, इजिप्ट, बहरीन, यूएई, ये एक पोल है। तीसरा पोल है इन वेस्ट एशिया इज टर्की एंड कतर। टर्की और कतर है, और टर्की और कतर जो है वेस्ट एशिया में बेसिकली पॉलिटिकली दे आर सपोर्टर ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड, while the Saudi pole is opposed to Muslim Brotherhood. Saudi pole is supportive और Wahhabi Salafi Islam. Turkey Qatar pole support Salafi Brotherhood Islam, और ईरान support Shia Islam. So these are the three poles in Middle East. अब so far as the issue of Kashmir is concerned, I will take one by one, pole by pole. This Qatar and Turkey pole is brotherhood. They are die-hard anti-India on Kashmir. यूएनओ में देखने को मिला, ये एक नया एक्सिस बन रहा है। एक्सिस क्या बन रहा है कि पाकिस्तान इज टेकिंग द सपोर्ट ऑफ टर्की, कतर, Malaysia on the Kashmir, and they are against India. They are supporting Pakistani perspective on Kashmir. That's why India-Turkey relation deteriorated. That's why India-Malaysian relation deteriorated. और that's why India-Pakistan को तो कह ही किया है। तो ये पोल कश्मीर के बारे में भारत विरोधी सोच रखता है। अब दूसरा पोल है ईरान का। तो ईरान का 50-50 है। वो लिप सर्विस तो देता है, लिप सर्विस यानी कि वर्बल लेवल पे वो कहता है, कश्मीर की कभी कभी बात कर देता है, लेकिन ईरान ओवरऑल इंडिया का सपोर्टर है। कश्मीर पे लिप सर्विस से आगे एंटी इंडियन फोर्सेस को सपोर्ट नहीं करता है। लेकिन अब जो नया कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, तो नया कॉन्फ़िगरेशन ये बन रहा है कि नाउ चाइना इज एंटरिंग इन वेस्ट एशिया।
और चाइना वेस्ट एशिया में एंटर कर रहा है, और चाइना इज एंटरिंग इन द वेस्ट एशिया और ट्राइंग टू अलाइन विद द एंटी अमेरिकन फोर्सेस इन वेस्ट एशिया. Saudi Arabia is not in. Though China, Saudi Arabia relations they are separate. But on the other hand, the alliance level, they are making such grouping in West Asia. So in this grouping, if Iran come into the influence of this grouping, then Iranian tone towards Kashmir will change little bit. Not immediately, but in a longer term. Third pole is the Saudi pole. This is very important for India's perspective. Saudi Arab, Bahrain, Egypt, UAE. अब इन तीनों पोलों के इजराइल से क्या संबंध है, हम अपना उत्तर देने की पहले बात कर लेते हैं. सऊदी पोल इज वेरी क्लोज टू इजराइल. टर्किश पोल इज 50-50, नॉट Iran Israel relation. They have like sometimes good or bad, sometimes like collaborative competition, the correct term. Collaboration, competition both the time. Collaboration, containment both same time. और Saudi, Pole and Israel, they have very good relation behind the curtain, जो मैं अभी बात कर रहा था. Not in the public ways or in the public domain, but they have very good relation, and first step has been taken by the UAE to remove that curtain. UAE has removed the curtain, and I hope not Saudi Arabia, but smaller nations like Morocco, Bahrain, some other one, they will go to the path of UAE. But this pole, how this pole is connected to Kashmir, this is very important. This pole is pro-American. This pole has very good relations with Israel. Or this pole has very good relations with India also. Pakistan tried to approach this pole for organization of Islamic State. Oh, Saudi Arabia, you come in the meeting and condemn India. They denied. Yeah. So Pakistani foreign minister said, if you don't call OIC, we will call separate meeting. Yeah. And they क्या शब्द का प्रयोग करूं, पाकिस्तान की हालत खराब कर दी. $1 बिलियन वापस कर दो, $3 बिलियन नगद दिया था, $3.2 बिलियन तेल के लिए उधार दिया था, वापस करो. अब तो ये जो पोल है वो भारत का समर्थक है कश्मीर पर. और अब हो के पाकिस्तान का गेम क्या है? पाकिस्तान आर वेरी गुड मास्टर्स इन एक्सटर्नल बैलेंसिंग एंड डिप्लोमेसी. आई विल अप्रिशिएट देम समटाइम. और इंडिया को इसका काट पैदा कर देना चाहिए. उनके यहाँ पर अगर जिन्ना थे तो हमारे यहाँ चाणक्य हैं. तो और बहुत बढ़िया टक्कर दे रहे हैं. तो पाकिस्तान, चीन क्या कर रहा है कि पाकिस्तान सऊदी के बरक्स नया पोल तुर्की की लीडरशिप में खड़ा करने की ये असली विवाद है. कश्मीर असली विवाद नहीं है. पाकिस्तान चाह रहा है, चीन बल्कि चाह रहा है. पाकिस्तान तो एक टूल है कि पाकिस्तान के माध्यम से व्हाट चाइना इज ट्राइंग, बिकॉज सऊदी अरेबिया दे आर प्रो अमेरिकन, सो चाइना इज थिंकिंग नाउ क्रिएट अ एंटी अमेरिकन लॉबी इन वेस्ट एशिया एंड टर्की कुड बी वन ऑफ देम. So create the leadership of Turkey in West Asia. This offended Saudi a lot. Or they said, okay, Pakistan, it is not India and Kashmir. You are trying to challenge me. I'll teach you a lesson. So this is the three pole, or how the three poles are connected to Kashmir. I think I have given my answer. Preeti, I want to ask Ayman something. Yes, ma'am. Professor Ayman, there is a controversy happening these days regarding two churches or museum, whatever you may want to call it. Actually, they were churches which have been converted into mosques. One was Hagia Sophia, and again Hagia Sophia, and now just another one, Karie or something, which has been converted. So this has significance for India, because you must have come to know how recently, for 500 years, this issue was pending, the Ram Janmabhoomi matter, and that we have been able to finally arrive at a judicious resolution. So this is something which is culturally very
something astonishing for people like India. I just want to know, it's not necessary that you respond. What is the Palestinian take on it? What is the general perspective of Palestine on this matter? Yes, officially, at political level, the Palestinian leadership, did not comment on this issue, provided that it is an internal matter with Turkey. We are no more now in this game. The Palestinian position is really weak, is really poor. In the new configuration of power in the Middle East. There is good relation to some extent between the Palestinian leadership and Tayyip Erdogan, the Turkish leadership, the Turkish leader. But at the same time, we don't want to spark any anger in Greece. There is a kind of this rivalry between Turkey and Greece, and this converting Hagia Sophia into the mosque. This is very much even in the in the deep of the of Muslims and the Christians. We don't want to divide, our people and our nation. We have 10% of our people are Christians, and many of them even are, belonging to this Orthodox Church, which is affiliated with Russia and Greece. So we don't want, to put, gasoline on the fire. Although as I said, we have good relation with Turkey. I think we should keep open all our options. Our relation with United Arab Emirates, with Saudi Arabia, is not good at this stage. Mahmoud Abbas is trying to open a new frontier for Palestinian diplomacy, even with countries like Qatar and Turkey, although they are very much conservative in their foreign policy orientations. Meanwhile, I would like to acknowledge that it was part of President Erdogan to bring this issue to the table, part of his agenda and ideological setup. He is to some extent closer to Muslim Brotherhood in his foreign policy, and now Turkey is hosting many of Muslim Brotherhood leaders from Egypt, because they left the country after after President Sisi came to power, I think in 2016. So Turkey is playing these games with Qatar and partially with Iran to some extent. We need to maintain this neutrality. We need to maintain a kind of middle position in order to garner and to gather more support from these countries. I would like also to say that ideologically and from internal perspective, Erdogan is playing this card because I think Turkish economy is not doing well under the shadow of corona virus, and he is playing on the sentiments, religious sentiments. This space is very important. Same in India case, huge support for BJP within Hindu base. Still, for Erdogan, there is a huge support for him from obedient Muslims and conservative Muslims who want to blame on the feelings of ordinary Turkish. I think the cultural aspects is very important, and I need to explore it more by further research and scholarly work. It is emerging. There is also rise for the right. The right is emerging everywhere. I mean political right. In Brazil, political right is strong. In America, in Israel, in Turkey, even in India. So the phenomena of political right is rising, and part of it is agenda is this religious orientations and the religious setup. One last comment on Anup ji's डिस्कोर्स. अनूप जी, आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपने वक्तव्य को प्रस्तुत किया, इतना सुगम्य बना दिया इसको, एक बहुत ही जटिल विषय को बहुत ही सुगम्य बनाने के लिए आपको बधाई. ये आपके रिसर्च को प्रतिबिंबित करता है और आपकी डीप अंडरस्टैंडिंग को, और ये जो तथ्य आपने आज उजागर किया, मतलब उसको बहुत हम लोगों में से कुछ लोग जानते हैं, लेकिन मंच से इसको बिल्कुल रेखांकित करना कि किस प्रकार स्वतंत्रता पूर्व में भी एक भिन्न दृष्टिकोण था, जिसको आपने बहुत अच्छे से प्रैग्मेटिक, रियलिस्ट
पर्सपेक्टिव प्रदान किया है, और वो इंटरनेशनल थ्योरीज में तो उसको बहुत अच्छे से समाविष्ट किया है आपने। लेकिन ये थ्योरी जो कभी नेपथ्य में चला गया था, वर्तमान में हमारे राजनीतिक दृष्टिकोण में ही नहीं बल्कि हमारी क्रियाओं में भी परिलक्षित हो रहा है। ये भारत के बहुत यथार्थवादी चिंतन और राजनीतिक दर्शन का ही एक परिचायक है। बहुत अच्छा आपने सावरकर जी का उदाहरण दिया। सावरकर जी को न जाने क्यों जितनी उनकी प्रशंसा होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है, और उनके आलोचक उसकी संख्या उनकी तुलना में अधिक है। लेकिन भारत को उनके इस चिंतन के प्रति एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने के पीछे जो उनके द्वारा सूत्रपात किया गया चिंतन है, उसको हमें ध्यान में रखते हुए उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना भारत के देशवासियों के लिए ये बहुत श्रेयस्कर होगा। बहुत अच्छा आपने प्रस्तुतिकरण किया, आपको पुनः बधाई और धन्यवाद। Thank you, ma'am. Here again a question for Yusuf sir from Ashutosh Singh. The question is, what solutions would you suggest from which India and Palestine can both benefit from working towards this solution, this situation, and maybe play a more important role in each other's economy? Yes, as I said, we don't have that, much huge market and huge population. Palestinians in West Bank and Gaza are only, 4 millions, which equals to the size of a small Indian city. Any Indian city is more than, the Palestinians who are staying in West Bank and Gaza, although we are 14 millions, the Palestinians all over the world, including, 2 millions in Israel itself and in the diaspora. In the diaspora are, the Palestinians are active. I think, part of that, I think, maybe we need to form a lobby of, Indian business and Palestinian business, in Palestine and outside, Palestine, to create a kind of lobbying, to create a kind of, a small connection between chambers of commerce and industries, in both countries. But still, from geo-economic perspective, I think, the Palestinians, without, using, the growing relations between India and the Arab world, we cannot influence whatever, the partnership, whatever the volume of trade between India and Palestine. Still, it will be very much limited in size and very much limited in content. I think maybe we go for a kind of regional arrangements for more economic relations, and we should keep in mind that 8 million Indian workers are working in the Gulf. We have around 8 millions in Saudi Arabia, in United Arab Emirates, in the Gulf, in Bahrain, in Qatar, and in these countries. And I think every year they convert around 8 billion US dollar to India on an annual basis. This is also a huge amount. 50 billion of a trade between India and many of these Arab countries. I think we need the Palestinians need to arrange their internal home first. They have to reconcile with themselves, with both a strategic, partnership, coordinate with some, influential Arab other countries, and then I think, they can address their, strategic relations with India. The matter is not easy, as I said. It is complex. We cannot ask India to refrain from developing relations with Israel or with any other countries, because this is a sovereign decision and India is a sovereign country. But I think we need to count on both moral, ethical, principles, as well as on a pragmatic, considerations when we are able to have a kind of partnership between India and other Arab countries. The Palestinians can facilitate, I think the Palestinians can facilitate this kind of, a partnership, not only in economic sphere, even, in the political sphere. India has some internal problems, a kind of, overlapping between religion and politics. India's support to the Palestinians is really important at this stage, even if from, internal domestic scenario and from, Indian pragmatic, paradigm to international relations. थैंक यू सर। अनूप सर से बहुत सवाल हैं, जिज्ञासाएं बढ़ती जा रही हैं। सर,
एक सवाल है कि भारत रूस संबंधों को देखते हुए और भारत इजराइल संबंध को किस दिशा में देखते हैं, ये कपिलानंद सर का सवाल है आपके लिए सर। एक सवाल और इसमें मैं ऐड कर दूं साथ में। पार्डन प्लीज सर, भारत रूस संबंधों को देखते हुए ओके, के भारत रूस संबंध को किस दिशा में देखते हैं। और इसी के साथ एक और अटैच कर रही हूँ मैं प्रश्न कि हम अभी जैसे हम सुन रहे थे आपको, तो भारत और इजराइल के संबंध जो है वो इकोनॉमिक और सोशल पोटेंशियल पर रहे हैं ज्यादातर, भारत इजराइल संबंध। अब अगर हम मोरल ग्राउंड्स पर पैलेस्टीनियंस के साथ इंडिया का सपोर्ट रहता है, तो इंडिया पैलेस्टाइन रिलेशंस को इजराइल के लिए, मतलब इजराइल किस उसमें परिस्थिति में देखेगा, या फिर इंटरनेशनल स्टैंड पॉइंट जो है पैलेस्टाइन पर इंडिया का, उसको इंटरनेशनली किस रूप में देखा जाएगा सर? भारत इजराइल संबंध, मतलब प्रश्न ये है कि भारत रूस के संबंध एक तरफ और भारत इजराइल का संबंध एक तरफ। अब इसको हम अगर ऐसे कहें कि पहले हम रूस और इजराइल के संबंध अगर समझ लें, तो रूस, इजराइल और भारत एक ये ट्रायंगल बनता है, और भारत और रूस के संबंध जितने पुराने हैं उससे ज्यादा पुराने संबंध मान लीजिए रूस और इजराइल के हैं, जिसको सोवियत इजराइल रिलेशन भी पहले कहा गया। और सोवियत इजराइल रिलेशन के पहले के मने जो है, जब जायनिज्म भी नहीं था और सोवियत यूनियन भी नहीं था, तब भी जारिस्ट रूस में सबसे ज्यादा यहूदी रहते थे, पेल ऑफ सेटलमेंट। और जब रूस में साम्यवादी क्रांति हुई 1917 में, बोल्शेविक क्रांति हुई, तो जब मैं इजराइल में था तो वहां एक चुटकुला था कि जब लेनिन कमरे मीटिंग हॉल से बाहर पानी पीने जाते थे तो उस मीटिंग हॉल के अंदर सारे लोग हिब्रू में बात करने लगते थे। माने रूस का सारा यहूदी कम्युनिस्ट मूवमेंट इन रसिया में इतना एक्टिव था कि बहुत सारे यहूदी थे। ये अभी इसमें मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं क्योंकि पूरा ध्यान जो है पैलेस्टाइन इजराइल में घुसा हुआ है। बहुत सारे थे। ये स्टालिन का किससे डिबेट हुआ था मैम जो है, वो यहूदी था, और जितने यहूदी थे सबको स्टालिन ने पर्ज कर दिया बाद में। ये एक अलग बात है। रूस जो है एंटी सेमिटिज्म की धरती रहा है। जारिस्ट रसिया में जितने ज्यादा पोग्रोम्स, दंगे होते हैं ना, उसको वहां पोग्रोम्स कहते हैं, बहुत ज्यादा दंगे हुआ करते थे। और बाद में पहला जो जूइश अलिया हुआ, वो जूइश अलिया रूस से लैंड ऑफ जाइन पर हुआ 1886 में। जो रशियन बिलुईम हुआ करते थे, हिब्बत जाइन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था रूस में 1870 के आसपास, हिब्बत जाइन, बिलुईम, ये सब जो है। तो रूस और इजराइल का बहुत पुराना जूइश डायस्पोरा बहुत बड़ा है रूस में, और आज भी है। और आज भी इजराइल में रशियंस जो है थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 25% रूसी आज भी इजराइल में रहते हैं। जो रशियन स्पीकिंग पीपल है वो 25% है आज इजराइल में। इंडियंस तो केवल 1 लाख हैं। भारतीय इंडियन ज्यूज है जो इजराइल में, वो 1 लाख है। लेकिन रसिया से आने वाले जो यहूदी हैं, अब 90 लाख की जनसंख्या का 25% मान लो तो 22.5 लाख है। तो मतलब भारतीय यहूदियों की तुलना में 25 गुना यहूदी रूस का है, और आज भी रूस में सबसे ज्यादा यहूदी है। तो रूस और इजराइल का बड़ा करीबी संबंध है। तो भारत इजराइल में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, भारत और रूस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। रूस और इजराइल में ऊपर ऊपर से विरोध है, लेकिन भीतर भीतर बहुत अच्छा समझौता है। रूस के इजराइल के प्रधानमंत्री देश में 3 वर्ष में 1 बार भारत आते हैं, तो वर्ष में 3 बार रूस जाते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा रूस और इजराइल में जो बॉन्डिंग है वो कल्चरल बॉन्डिंग है। आज जो बहुत बड़ा नेतान सारांस्की है इजराइल में, रशियन एमिग्रेंट पार्टी बना ली है, और रशियन एमिग्रेंट पार्टी बनाई है, और जब भी चुनाव होता है तो 4 बार रूस की यात्रा करते हैं तो रशियंस का पूरा वोट मिल जाए। तो जो रशियन कम्युनिटी है वो इजराइल में और आज के रसिया में एक सीमेंटिंग फोर्स है।
तो रूस इजराइल का एक सीमा से ज्यादा विरोध नहीं करेगा और रूस इजराइल के एक सीमा से ज्यादा करीब नहीं जाएगा। ऐसी भारत का है। भारत सारे अंडे इजराइल की टोकरी में नहीं रखेगा। अभी एक प्रश्न हमारे मित्र ने सवाल पूछा है, उसको भी मैं इसी में ले लेता हूं कि भारत ने यूएनएससी में जेरूसलम के मुद्दे पे क्यों सपोर्ट नहीं किया भाई। तो मैं उनको संशोधन कर देता हूं, ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं हुआ था, ये मामला यूएन जनरल असेंबली में हुआ। तो अब रूस सारे, क्या इजराइल सारे अंडे हमारी टोकरी में रख देगा? हमारे कहने से क्या चीन से व्यापार बंद कर देगा? किसी ने एक प्रश्न किया है, हमारे माननीय दिनेश पाठक जी ने कहा है कि इजराइल चीन के वर्तमान संबंध, मैं सबको समेट लेता हूँ उसमें जो है। तो क्या रूस जो है, रूस और भारत का संबंध है, हम जो है क्या अमेरिका से, तो हमारी एक हर राज्य की एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होती है। उस स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में जो एक ग्रैंड स्ट्रेटजी का जो नया शब्द आया है ना, विदेश नीति खत्म हो गया, अब हम ग्रैंड स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ग्रैंड स्ट्रेटजी इज नथिंग बट द रिकंसिलिएशन ऑफ एंड मीन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट। सरल परिभाषा, किसी भी देश के साधन और साध्यों के बीच में बढ़िया से समन्वय स्थापित करना ही ग्रैंड स्ट्रेटजी का काम है। अब हम ये समन्वय स्थापित करेंगे, कोई भी देश हो, थ्योरेटिकल पैराडाइम समझिए प्रीति जी, और उस थ्योरेटिकल पैराडाइम अगर क्लियर है तो वो सारे प्रश्न और उत्तर क्लियर हो जाएंगे। अब हम सारे, क्या रूस सारे अंडे भारत की टोकरी में रखे? रूस भारत से संबंध बनाए कि रूस चीन से संबंध बनाए? पाकिस्तान सऊदी अरब से संबंध बनाएगा कि पाकिस्तान टर्की से बनाएगा? तो सबकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी है। भारत और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, हमारे संबंध ऐतिहासिक हैं, हमारे संबंधों का एक रक्षा आयाम है, हमारे संबंधों का एक राजनीतिक आयाम है। रूस ऐतिहासिक रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा सुरक्षा परिषद में सदैव हमारे साथ, और आज भी हमने अपने मिलिट्री रिलेशंस को डाइवर्सिफाई किया है, लेकिन 60% हथियार हमारे आज भी रूस के साथ हैं। इजराइल से हम हर साल $1 बिलियन के हथियार खरीद रहे हैं हर वर्ष, और ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन रूस हमारा जो, अच्छा और क्या हो रहा है, अब इजराइल में रूस के लोग जब माइग्रेट करके आए तो इजरायली इंजीनियर, यहूदी इंजीनियर भी आ गए, यहूदी फाइटर जेट बनाने वाले भी आ गए, डिफेंस इंजीनियर भी आ गए। तो अब इजराइल क्या कर रहा है कि इंडिया के जो सोवियत यूनियन के वेपन्स थे उनको इजराइल अपग्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इजराइल के पास वो नो हाउ है। वो गोर्बाचेव ने जब जो है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट शुरू की तो बहुत सारा लाखों यहूदी इजराइल आ गया रूस से, उस समय के सोवियत संघ से। तो वो एक, इजराइल एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाएगा, इजराइल फाइटर जेट नहीं बनाएगा, इजराइल राफेल नहीं बनाएगा, इजराइल जगुआर नहीं बनाएगा, लेकिन जगुआर में, राफेल में और सारे एयरक्राफ्ट में कौन सा राडार लगेगा, एवियोनिक्स क्या होगी, उसका वेपन्स क्या होगा, उसमें स्काल्प लगेगी। अभी जो हमारे 5 राफेल आए हैं ना, उसमें अभी हम लोगों ने मेट्राइट लगाया, उसमें जो है इजरायली अभी रडार सिस्टम लग जाएगा तो और घातक हो जाएगा। तो दे आर द मास्टर्स ऑफ मेकिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स, और जिसके बिना हम जो है बड़ी बड़ी चीजों को इफेक्टिव नहीं बना सकते। तो भारत और रूस का संबंध बहुत अच्छा है, भारत इजराइल का भी संबंध अच्छा है, इजराइल और रूस का भी संबंध बहुत अच्छा है। सीरिया का एग्जांपल देता हूं, सीरिया में रूस बहुत एक्टिव है, लेकिन इजराइल ने रूस से कह दिया 4 बार, हमारी ये रेड लाइन है, इस रेड लाइन को आप क्रॉस नहीं करिए। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रूस और इजराइल में, आप हमारी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करो, हम आपकी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हिजबुल्लाह को अगर सीरिया मजबूत करेगा तो हम बम्बार्डिंग करेंगे, उन्होंने कहा तुम कर देना, और कर भी दिया है, कुछ नहीं बोला रूस। ऐसे इंडिया इजराइल और इंडिया इजराइल चाइना, भारत और चीन व्यापारिक साझेदार है, सॉरी इजराइल और चीन व्यापारिक साझेदार है। कहा भी है, इजराइल कहता है चाइना इज आवर ट्रेडिंग पार्टनर बट इंडिया इज अ स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अब चीन के अब चीन के साथ जो हमारा इजराइल का जो संबंध है वो व्यापार का है, चीन का और इजराइल का बहुत बड़ा व्यापार है। क्या हो गया? somebody is presenting, okay। तो चीन का इजराइल के साथ हमारा, भारत और इजराइल का जो है $6 बिलियन का व्यापार है, और चीन और इजराइल का $5 बिलियन व्यापार है। तो चीन इजराइल
के बीच का जो व्यापार है वो इजराइल खत्म तो कर नहीं देगा। छोटा सा देश है, आय के साधन कम है, चीजों को बेचता है हाँ, लेकिन हथियार नहीं बेचेगा। इजराइल जो है पहले चीन को अवाक्स टेक्नोलॉजी दे रहा था, बाद में अमेरिका। तो इजराइल और चीन के संबंधों में अमेरिकन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अमेरिका बहुत महत्वपूर्ण कारक है उसका, और अमेरिका एक आयामों में ज्यादा होगा, स्ट्रेटेजिक आयाम उसका उतना महत्वपूर्ण नहीं होगा कि भारत को खतरा पैदा हो सके। चीन और इजराइल के संबंधों का विकास जो है आर्थिक क्षेत्र में होगा, कृषि के क्षेत्र में होगा, तकनीक के क्षेत्र में होगा, लेकिन इजराइल जो है चीन को ऐसी कोई मिलिट्री टेक्नोलॉजी नहीं देगा और ना अमेरिका उसको देने देगा, क्योंकि अमेरिका का और चीन का जिस तरह से संबंधों का विकास हो रहा है उस दिशा में भारत और इजराइल के संबंधों का स्वरूप ज्यादा गहन होगा। चीन और इजराइल के संबंधों के स्वरूप जो है आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी तरह के होंगे, और यदि भविष्य में कोई बहुत कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस पैदा होती है तो उस कन्फ्लिक्ट में इजराइल पुनः भारत को हथियार देगा, भारत को जो है मिलिट्री वेपन्स। और लोगों को सुनाई दे रहा है क्या? हाँ सर, यस सर, यस सर, वी कैन हियर यू। जी सर, जी सर। ओके ओके, क्योंकि मेरे यहाँ ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है शायद। डॉक्टर स्मिता जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपनी स्क्रीन प्रेजेंटेशन को बंद करें। आई रिक्वेस्ट डॉक्टर स्मिता जी। तो चीन और इजराइल का संबंध जो है अपने स्वरूप में अलग है, भारत इजराइल संबंध अपने स्वरूप में अलग है। चीन और इजराइल के संबंध के विकास की एक सीमा है, उसके आगे चीन इजराइल संबंधों का विकास मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा हो पाएगा। और एक प्रश्न ये था कि व्हाई इंडिया डिड नॉट सपोर्ट इजराइल ओवर जेरूसलम इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं था, ये यूएन जनरल असेंबली का मामला था। ये दिसंबर 2017 में आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रस्ताव था नवंबर 1947 का, उस प्रस्ताव में ये कहा गया था कि एक राज्य इजराइल होगा, एक राज्य पैलेस्टाइन होगा, उसमें जेरूसलम होगा, उस जेरूसलम को इंटरनेशनल सिटी के रूप में मान्यता दी जाएगी। और इजराइल का उसका अपना मत है, इजराइल चाहता है कि पूरे जेरूसलम को हमको स्वीकार किया जाए, और भारत इजराइल का पूरा समर्थन कर रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि भारत जो है पूरा एक साथ मिलके सारा सबका सपोर्ट कर दे, सारा सबका अपोज करते। हम फिलिस्तीन का भी समर्थन करते हैं, हम इजराइल का भी समर्थन करते हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों को देख रहे हैं और हम अपने राष्ट्रीय मूल्यों को भी देख रहे हैं, न्याय की परंपरा को भी देख रहे हैं। तो एक तरह से हम जो है जो परंपरागत जेरूसलम का मुद्दा जो संयुक्त राष्ट्र संघ ने माना था और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो जेरूसलम पे स्टैंड लिया था, इंडिया उसी स्टैंड का आज भी निरंतर रूप से समर्थन कर रहा है। थैंक यू सर। समय की सीमा को देखते हुए अब मैं पूर्वा जी से अनुरोध करती हूँ कि आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद प्रीति जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही जी। सभी वक्ताओं का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने सभी श्रोताओं की जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास किया। समय के अभाव के कारण हमें यही विराम देना पड़ेगा। अब मैं अनुरोध करूंगी प्रोफेसर शशि सहाय मैम से that she kindly delivers a very brief presidential remark in the end. I would request Professor Shashi Sahai to briefly sum up the entire Thank you, Purva. Yeah, I agree with so many questions in hand, and the way they were answered all, you know, that there is nothing much left for me, you know, to summarize the entire, you know, webinar on, you know, such an important topic. But still, I would just take a few minutes and say, Professor Amin said a few things. He said that the Palestine matter should be taken more on moral, ethical, and legal grounds. And then, you know, when I passed an introductory remark
that India wants to now, at the international platform, there is a change in the mindset, in the mood, how India wants to take its foreign policy. And in that reference, I said that India doesn't just want a balancing role, it wants to take leadership role in making new alignments. Having said that, I never meant that India doesn't want a balancing role in relation to Palestine and Israel. So I'm sorry if I was, understood in that way. Yes, I agree. I believe, I have been teaching this West Asian problem I taught for 40 years. And since, I also believe this, that the entire partition plan was shrewd. I would like to use shrewd on the part of the Britishers. First they gave the Balfour Declaration. They could not handle the problem themselves, and so they take it to the United Nations, and then they came with a partition plan. Now, but the only thing is, how can you partition and make a country, there is no, three parts, Palestine, one Gaza place, then Golan Heights, and then Jerusalem. It was such a massive, I think, a confusion which was created through the partition. And then what happened was, other smart act was that they did not decide on the basis of the cluster of population. Meaning to say, the Jews were very limited in number. They were just, at that time, they were around 4 to 5%. And the Arabs, the entire issue was taken by the Arabs. Egypt took the lead role, and all the countries unitedly decided to fight a war against the formation of Israel. So now what happened was, all the 4 or 5 wars, whether 1948 or 56 or 67 or 73, and then on 2006, what has happened is that the Arabs could not handle, they could not understand the gravity and the role of the superpowers. They were not really able to comprehend, and they lost these wars. And what happened was, in the process, the area which was the land which was by 1947 plan was given to Palestine was taken away from them. So that was and Mr. Professor also said that we as Palestinians could not also handle this situation properly. He accepts this, that the entire, in all these wars, it was more Arab-Israel conflict than the focus on the Palestinian problem. So what happened was, they themselves got also divided, and there were too many groups inside the Arab world. He talked about the Arab Spring also, and that's what happened. Then Hamas was created, Fatah was created. You see, then they believed in this, that Zionism, we cannot accept the state of Israel, and the Zionists should be killed. That extreme step was taken. Now, in last 70 years, you cannot go to back square one position. You cannot go back to UN and say, 1947 partition plan, we do not accept, and we do not accept the state of Israel. Now, you have to make certain compromises. Who will be there to support you? India has always, taken a stand pro-Palestinian. Palestinian stand. They believe in self-determination. They believe it is their homeland, and the partition, whatever, especially the pre-1967 situation or pre-67 situation, they say that we accept the fact, and on Jerusalem also they accept that United Nations declaration, whatever was said, we should abide with it. And that is the reason when very recently, when President Trump said Jerusalem should be made the capital, I really felt very hurt.
You know, how, do you remember, Professor, do you remember in 1972, Ziaul Haq, he was then a military leader, commander, you know, he was asked by Jordan, you know, all the time in all these wars, Palestinians were pushed to become refugees. Syria, Jordan, Lebanon, all over they were scattered. They were just living like life of refugees, and they without food, without shelter. And Ziaul Pakistan supported Jordan and killed thousands and thousands. In fact, lakhs of Palestinians were killed. You know, the cleansing was done by Israel. So, you know, what happened was that in the entire process somewhere, you know, the Palestinians also could not handle. The leadership issues were there, the groupism was there, and the Arabs were also divided. See, what happened was, in Camp David summit, Egypt took its land back. You know, they took Sinai back. You know, so these were the reasons why this is the longest ever, you know, crisis issue, which has been very longest war or crisis which the world has faced. And till today, we are the Palestinians are still facing the issues. And when you say that 7 times Modi ji came and he realized that, you know, we traditionally support you. Yes, lot of financial support in terms of biological parks, in terms of helping, you know, they building the schools. You know, Modi is trying his best to rebuild Palestine to that level where, you know, they can, you know, have a dignified life of their own. And they can ultimately, they should be a state of their own. They should have a state of their own. They should not be just a observer status in the United Nations. They should be accepted as a nation. You know, and you know, self-determination is important. So yes, Professor, I myself feel very sad. You know how, you know, in the entire process of partition, how Palestinians were, you know, hurt, killed, you know, subjugated, and ultimately harassed to that extent. And then you said a word that we are not militarily powerful. Yes, you know, this is a fact that you were the sufferers. You did not have money. You know, you did not have that much of support of the superpowers as such. And India also, you know, when you say that, you know, India has to take a strong moral ground, ethical ground, but I would also like to mention here that it is only in recent 2 decades that India has strengthened itself economically. India has strengthened in last decade politically, you know. So when you yourself are, you know, having your own problems, internal domestic issues, you really cannot really come forward and support other countries. But now when the Modi came to power with a majority in hand, you know, we are seeing a lot of changes, lot of you know, support which has been created. And all those countries who were earlier, you know, were not getting that much of support. Now in Modi's leadership, you know, Modi has been very open to it. And Mr. Gupta mentioned the word alignments. Many countries are not, you know, India is having alignments with many countries. And that is the reason why, you know, there is nothing wrong if India has a strong relationship with Israel too. So yes, a balancing has to be done. You cannot ignore Palestine. They have their own right. They are rightful when they say it was their land and they should, you know, be in the United Nations, in United Nations also, and in India as on its own also should support the Palestinian cause. I think traditionally we stand by that and we are supporting by that. So thank you so much
for highlighting the Palestinian issue and the problems and issues. And I think it would have been better, you should have given the negative side also, why the Palestinians would have not been able to gather that much of support. And there is an internal leadership issue when it comes to Palestinian Liberation Army or Hamas or Fateh, and the various internal disturbances which are being there. And then other thing important is that when they were frustrated, when they became refugees, lot of guerrilla activities were done, lot of Israelis were also killed, lot of Arabs were also killed, Muslims were also killed. So that is also one reason that it has become this Middle East is a seething cauldron. It's boiling, it's hot, and there are so many groups. Abhi, even Mr. Gupta clarified that how there are internal groups amongst the Middle East also. See how Turkey is operating. See how UAE, is in another group. See what is being done in Iran too, and how now China is, intervening Middle East politics. And maybe that again it creates a lot of other issues also. So because of the superpower rivalry, because of now China as an important power entering into Middle East, there are a lot of challenges. So I would just say that we are very hopeful that one day we will see, yes, the two nations, respectful two nations, one a Palestinian nation, other one, yes, is the already state of Israel, which is already there, and you are no longer, you feel neglected, you do not feel that you are morally let down or that you are not legally strong. You are legally strong, and you have a rightful cause, and the world is looking at you. So we are very hopeful, and I think in today's lecture, you really gave a complete the background of the Palestinian issue, and yes, the India's role, what it has been and what it should be. Thank you, Professor, so much. Thank you, ma'am. Thank you. I know we are have summed up about Mr. Gupta, and हिंदी में उन्होंने बोला, तो मुझे लग रहा है ऑडियंस को समझ में आई होगी उनकी बात. He talked of 3 paradigms. Now, only I want to just, give a brief, because a lot of questions were also taken by him. So he explained further. I can just say that he very categorically, gave a structural framework. He explained how there are 3 paradigms. The one, the Nehruvian Gandhi, I will not repeat much, the leftist, and now the realist model. And so I started with this. When I said that the mindset is changing. India is emerging with a new role, in terms of building relationships with countries with whom it was not very open. And Israel, as Mr. Gupta said, is so very important. I can tell you that if we forget about the 2 superpowers after disintegration till date, yes, Russia is the largest, we are largest importers of arms and weapons from Russia, but second largest imports of defense equipments and arms is done from Israel. And with Israel is strategically very important for us, in terms of in terms of technology, in terms of agriculture. I remember in Rajasthan, way back, when in the first tenure of Mr. Bhairav Singh Shekhawat, I went to see his library, and there were hundreds of books, on Israel. And he visited Israel. He sent his experts in Israel because Rajasthan is a desert state. And he told me that we are learning a lot of from Israel, how they are handling agriculture in a desert region. So it was 25-30 years पहले की बात बता रही हूँ. तब से
इजराइल के साथ बहुत नजदीकी के संबंध रहे। तो जहां गुप्ता जी ने कहा हमने स्मार्ट प्ले किया, ओपनली शायद हमने कहा कि यस वी डू नॉट वांट टू सपोर्ट इजराइल बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। बिकॉज बहुत अच्छी बात उन्होंने एक और भी कही, और जो रेडिकलाइजेशन ऑफ इस्लाम की थी, जहाँ वीर सावरकर जी की बात उन्होंने मेंशन की, मैं यहाँ पर दोबारा एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि क्यों इंडिया ने 40 साल तक एक प्रो अरब जो है रिलेशनशिप तो रखा और साथ में इजराइल से मेलो डाउन करके ही रिलेशन स्टैब्लिश किए, केवल 1992 में आकर के बायलैटरल रिलेशंस को फॉर्मलाइज किया। उसके पीछे रीजन ये है कि जो सावरकर जी ने कहा कि डर था कि मुस्लिम्स, जो रेडिकल मुस्लिम्स हैं, उनको कोई अपॉर्चुनिटी ना मिल जाए कि इंडिया पर अटैक करने के लिए मुस्लिम ब्रदरहुड को प्रोत्साहन ना मिले। तो इसलिए अरब्स के साथ अच्छा सौहार्दपूर्ण संबंध बना के रखना। और आपने देखा होगा कि OIC में किस तरह से सुषमा जी को वहां पर गई थी, उनको इनवाइट किया गया जब पूरा इंडिया में अटैक हो रहा था कि मोदी इज अगेंस्ट मुस्लिम्स, मोदी इज इज क्रिएटिंग is not secular, is creating a divide. It was those countries, called, invited Sushma Swaraj, and then Pakistan revolted, but nothing was done. They said, हम नहीं आएंगे. उन्होंने कहा डोंट कम। तो जो बात गुप्ता जी ने ये बात कही है, वो इस बात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुस्लिम ब्रदरहुड, और आज अगर आपने स्टेटमेंट पढ़ा हो, अभी नहीं सुना हो तो आप रात को सुन लीजिएगा। आज इमरान खान ने एक बात कही है, बोले कि अगर हमने फिलिस्तीन का मुद्दा को छोड़ दिया तो फिर हमें कश्मीर का मुद्दा भी छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद मैम। बस तो सॉरी, बस मैं कहना चाहूंगी कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, टाइम कम था, यस वी एग्री, बट फिर भी ये इस वेबिनार से और दोनों स्पीकर्स ने हमें बहुत एक्साइट किया है कि हम इन इश्यूज के बारे में और सोचें, विचारे। और मैं शीला जी से कहूंगी, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा, कि आगे चल करके पश्चिम एशिया में विदेश नीति, क्योंकि फ्यूचर इज मिडिल ईस्ट। एक जमाना था जब ये कहा जाता था तीसरा विश्व होगा तो मध्य एशिया में होगा, तीसरा विश्व युद्ध का अगर कारण बनेगा तो मध्य एशिया होगा। तो ऐसे में इतने महत्वपूर्ण क्षेत्र में शीला जी से कहूंगी 2-3 और वेबिनार करने की आवश्यकता है, और तभी हमारी जिज्ञासाएं शांत होंगी। आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।